के बाद मैं सोच रहा था इन सारे पैसे का क्या किया जाए। मेरे पास पूरे 30 लाख रुपए आ चुके थे और मैं ये भी जानता था कि जब जब मेरे पास पैसा आया तब तक मैंने काफी सारी गलतियां की है, पर इस बार मैं सारे काम दिमाग से करने वाला था। तो सबसे पहले मैंने अपने सारे पैसों को अपने बैग में भरा और अपने घर से निकल पड़ा। आज मुझे काफी सारे काम करने थे और सारे काम को अच्छे से अंजाम देना था, इसलिए मैं फटाफट अपने स्कॉर्पियो की तरफ भागा, उसके अंदर बैठा, उसे स्टार्ट किया और अपने घर से निकल पड़ा। अब जबकि मेरे पास इतना सारा पैसा आ गया था तो सबसे पहले मैं अपनी स्कॉर्पियो की टंकी फुल करवाने वाला था। जब से मैं इसे रिस्टोर करवा के लाया हूँ तब से मैंने इसमें 500 रुपए के ऊपर का पेट्रोल नहीं डाला, और क्योंकि एक रिस्टोरेशन वाली गाड़ी है इसका एवरेज भी काफी ज्यादा कम मिल रहा था मुझे। और जब मुझे इतना सारा पैसा मिला मैंने सोचा कि सबसे पहले इस गाड़ी के अंदर पेट्रोल ही डलवाना चाहिए, और फिर मैं ड्राइव करते करते पहुंच गया सीधा पेट्रोल पंप की तरफ। वहां पे पहुंचते ही मैंने अपनी गाड़ी को सबसे पहले पार्क किया, गाड़ी से उतरा और उसके बाद अपनी गाड़ी के अंदर मैंने पूरा 5000 रुपए का पेट्रोल डलवाया। अब गाड़ी की टंकी लगभग फुल हो चुकी थी तो मैंने जितना पेट्रोल डलवाया था मैंने उसकी पेमेंट कर दी, अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके पेट्रोल पंप से निकल पड़ा। मेरी गाड़ी पहले से काफी ज्यादा स्मूथ चल रही थी और अगला मुकाम था मेरा बैंक, क्योंकि ये जो पैसा जल पर ने मुझे दिया था इसको साथ में रखना सही नहीं था और ना मैं इसे घर पे रख सकता था। तो लगभग आधा घंटा ड्राइव करने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ अपने बैंक की तरफ। वहाँ पहुंचते ही मैं अपनी गाड़ी को पार्क कर देता हूँ, फिर गाड़ी से उतर के सीधा बैंक की तरफ चल पड़ता हूँ। मैंने इस बात का पूरा ध्यान रखा हुआ था कहीं कोई मुझे फॉलो तो नहीं कर रहा। मैं नहीं चाहता था कि मावेश को इन पैसों के बारे में बिल्कुल भी पता चले। जब मुझे लगा मेरा पीछा कोई नहीं कर रहा तो मैं सीधा कैशियर के पास गया और उसे बोल दिया कि मुझे मेरा पैसा डिपॉजिट करवाना है। तो सर कितना पैसा डिपॉजिट करवाना चाहेंगे आप? 30 लाख रुपए। क्या 30 लाख? चोरी वोरी करके लाए हो के सर? शक्ल से तो लगता नहीं कि ये आपके पैसे होंगे। अरे देखो जितना बोला उतना कर। ठीक है सर, मुझे क्या। ऐसी थोड़ी बहसबाजी के बाद मैं अपने बैंक में अपने सारे पैसे डिपॉजिट करवा देता हूँ। हैव अ गुड डे सर। बैंक में फिर से जरूर आना अपना चोरी काम के पैसे डिपॉजिट करने के लिए। ये बैंक वाला मेरी बड़ी फिरकी ले रहा था लेकिन मैंने इसे इग्नोर किया और बैंक में पैसे डिपॉजिट होने के बाद अपने पैसों को यूपीआई के जरिए चेक किया। अब मेरे बैंक अकाउंट में लगभग 30 लाख रुपए आ चुके थे। अब ये सब होने के बाद मैं बैंक से निकला और सीधा फिर अपनी स्कॉर्पियो की तरफ भागा, क्योंकि अब मेरे बैंक में पैसे जमा हो चुके थे और मेरी गाड़ी में खूब सारा पेट्रोल भी था। तो मैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके वहाँ से निकल पड़ता हूँ। अब मेरे नए बिजनेस को लेकर मेरे दिमाग में काफी सारे आइडियाज थे लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा था। तभी मैंने सोचा कि मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने चाहिए और आपके कमेंट्स पढ़ने के बाद मुझे एक बात क्लियर हो गई कि मुझे वही करना चाहिए जिस चीज में मैं एक्सपर्ट हूँ। फिर तब जाके मेरे दिमाग की घंटी बजती है और मुझे लगता है कि मुझे अब कार्स को रिस्टोरेशन करने का बिजनेस खोल लेना चाहिए। अब मैंने फाइनल फैसला कर लिया था कि मैं अब रिस्टोरेशन का बिजनेस खोलूंगा, पर सबसे पहले मुझे चाहिए एक गैरेज जहाँ पे मैं अपनी गाड़ियों को रिस्टोर करने वाला था। इसके लिए मैं शहर में आ गया था और फिर उसके बाद मेरे गैरेज ढूंढने की तलाश शुरू होती है। बेसिकली मुझे एक ऐसा गैरेज जगह चाहिए थी जहाँ पे मैं अपनी गाड़ियों को रिस्टोर कर सकूं और जहाँ पे मेरा सारा सामान आ सके। मैं हर एक दुकान हर एक बिलबोर्ड पे नजर रखा हुआ था कि कब मुझे कोई चीज दिख जाए। काफी तलाश करने के बाद मेरी नजर एक बिलबोर्ड पे जाती है जिसे देख के मैं फटाक से अपनी गाड़ी उसकी तरफ मोड़ लेता हूँ और वहाँ पे पहुंच जाता हूँ। अब बिलबोर्ड के पास पहुंचते ही मैं अपनी गाड़ी को फटाक से रोकता हूँ और गाड़ी से उतर के जैसे मैं उसके पास जाता हूँ तो उस बिलबोर्ड पे लिखा हुआ था फॉर सेल। ये एक पुराना गैरेज था लेकिन काफी ज्यादा बड़ा था और इसके अंदर मेरे सारे रजिस्ट्रेशन वाले काम हो सकते थे। और मैंने सोचा अगर मेरी किस्मत अच्छी हुई तो मुझे गैरेज का सारा सामान भी इसी के अंदर मिल जाएगा। ये मेरे लिए काफी अच्छा मौका था। तो मैंने देरी ना करते हुए फटाफट से बिलबोर्ड पे लिखा हुआ नंबर डायल किया। 2 रिंग जाने के बाद ही ओनर फोन उठा लेता है और मैं उसके ओनर को मिलने के लिए गैरेज पे बुला लेता हूँ। इतना कह के मैं फोन रख देता हूँ और उसके बाद मैं बस गैरेज के ओनर का इंतजार कर रहा था। लगभग आधे घंटे के बाद गैरेज का ओनर आ जाता है। उसको देखने से वो काफी बड़ा बिजनेसमैन लग रहा था और मेरे पास आके बोलने लगता है, हाँ जी बोलिए, मैं इस गैरेज का ओनर हूँ और ये गैरेज मैं बेच रहा हूँ। अब मुझे गैरेज पसंद तो जरूर आया था लेकिन मैं इसे परचेज नहीं कर सकता था क्योंकि सारा पैसा इसी में चल जाता और ऊपर से मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्क था। अरे क्यों भाई, खरीदना है कि नहीं वो तो बताओ। मैं उन्हें बोलता हूँ कि अंकल आप मुझे गैरेज का किराया पे दे सकते हैं, मैं आपको इसके 25,000 रुपए महीना दूंगा और अगर मेरा गैरेज चल पड़ा तो मैं डबल कीमत में आपसे गैरेज खरीद लूंगा। ये सुन के अंकल पहले तो थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं और थोड़ी देर तक सोचने के बाद वो मुझे बोलने लगते हैं, बेटा शार्क टैंक तो आजकल मैं भी देख रहा हूँ और इसीलिए मेरे को एंटरप्रेन्योर लोग पे थोड़ा ज्यादा भरोसा आ गया। 25 छोड़ बेटे, मैं तो देखो 20,000 रुपए में किराए से देने के लिए तैयार हूँ। बस तू धंधा कर, बिजनेस नहीं करना, धंधा करना, धंधा धंधा। अब ये सुन के मैं काफी खुश हो गया था। मैं फौरन अपना मोबाइल निकालता हूँ और उन्हें एडवांस के पैसे पेटीएम कर देता हूँ। उसके बाद अंकल मुझे गैरेज की चाबी और रिमोट दे देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। धंधा बनाना है, धंधा धंधा बनाना है, धंधा। अब फाइनली मुझे वो जगह मिल गई थी जहाँ पे मैं अपने रेस्टोरेशन का बिजनेस ओपन कर सकता था। मुझे कम कीमत में एक बहुत ही शानदार गैरेज मिल गया था और बस मैं अब उम्मीद कर रहा था कि जब मैं इसे ओपन करूँ तो इसके अंदर कुछ गैरेज का सामान भी रह जाए, वरना मुझे काफी सारा इक्विपमेंट खरीदना पड़ता। पर जैसे ही मैं अपने गैरेज का दरवाजा ओपन करता हूँ तो मेरे होश उड़ जाते हैं क्योंकि इसके अंदर था बहुत सारा गैरेज का सामान। इस गैरेज के अंदर मेरी जरूरत की हर एक चीज मौजूद थी। अंदर जाते ही मेरी नजर सबसे पहले पड़ती है डेंटिंग और पेंटिंग वर्कशॉप में, जो कि काफी अमेजिंग थी। इस गैरेज के अंदर सारी जरूरी मशीन, हार्डवेयर, वर्क स्टेशन, रिपेयरिंग का सामान, ग्रीजिंग, ऑयलिंग, हर एक चीज की मशीन थी यहाँ पे। इवन मेरे काम करने के लिए सेपरेट डेस्क भी था। इस गैरेज के अंदर मैं बड़े से बड़े इंजन को ठीक कर सकता था। यहाँ पे हर वो टूल्स थे जो मेरे रिस्टोरेशन में मदद करेंगे। भले ही इस गैरेज की कंडीशन परफेक्ट नहीं थी लेकिन इसके अंदर जो भी चीजें थी इसका इस्तेमाल करके मैं अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता था। और फाइनली मेरा रिस्टोरेशन गैरेज ओपनिंग के लिए तैयार था। मैं गैरेज के सामने कुर्सी लगा कर बैठ जाता हूँ और मैं इंतजार कर रहा था अपने पहले कस्टमर का। मैंने अपने गैरेज के प्रमोशन के लिए सोशल मीडिया पे एड्स भी लगवा दिए थे और मुझे उम्मीद थी कि मेरे गैरेज में जल्दी लोगों की भीड़ लग जाएंगी।
सुबह से शाम होने को आ गई थी लेकिन मेरे दुकान में एक भी कस्टमर नहीं आया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। और फिर काफी रात भी हो गई थी और फिर मुझे बहुत नींद आना भी शुरू हो गई थी, तो ऐसे में मेरी आंख लग जाती है। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई उठ रहे, उठ उठ। बोलिए कौन है कौन? ए भाई उठ जाना, कब से सो रहा, देखो मैं आवाज दे रहा, देखो सुनाई नहीं दे रहा क्या? नींद के चक्कर में मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे वर्कशॉप में कब पहला कस्टमर आ चुका है। मैं इस बिहेवियर के लिए कस्टमर से माफी मांगता हूँ और वो कस्टमर मुझे बोलने लगता है, भाई सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है तुम गाड़ियों को रिस्टोर करते हो, सही बात है क्या? मैं उसे हाँ बोल देता हूँ और बताता हूँ कि मुझे गाड़ी रिस्टोर करना कितना बड़े तरीके से आता है। ये सुन के वो कस्टमर बोलता है कि वो एक पुरानी गाड़ी लेके आया है जिसे वो रिस्टोर करवाना चाहता है और उसका बजट 8 लाख रुपए है। मैं उसे बोलता हूँ अपनी गाड़ी एक बार मुझे दिखा दो। फिर उसके बाद हम दोनों बाहर रहे थे और वो मुझे अपनी गाड़ी दिखाने लगता है और फिर जब मैंने उसकी गाड़ी देखी तब मुझे आटे दाल का भाव समझ में आया। ये एक पुरानी 2017 मॉडल की अर्टिगा बेस वेरिएंट थी। इस गाड़ी के ऊपर काफी ज्यादा स्क्रैचेस वगैरह थे, गाड़ी काफी गंदी हो चुकी थी। कस्टमर ने मुझे बताया कि इसको रिस्टोर और मॉडिफिकेशन दोनों करना है। कस्टमर ने स्पेसिफिकली ये भी बोला कि सारा मॉडिफिकेशन उसको सिर्फ एक्सटीरियर में चाहिए। अब सारी गाड़ी को चेक करने के बाद मैं उन्हें बोल देता हूँ कि भाई जितना मॉडिफिकेशन आप बोल रहे हो उसके लिए तो 10 लाख रुपए लगेंगे। पहले तो वो बंदा थोड़ा बार्गेन करने लगता है, लेकिन फिर जब मैं उसे पूरी कॉस्ट वगैरह बता देता हूँ तो वो ठीक है बोलता है और वो 10 लाख रुपए में मॉडिफिकेशन प्लस रिस्टोरेशन के लिए मान जाता है। मैं कस्टमर को बोल देता हूँ कि 3 लाख रुपए एडवांस पेमेंट कर दो, बाकी की पेमेंट डिलीवरी के बाद। वो मुझे 3 लाख रुपए एडवांस पेमेंट कर देते हैं और मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। पेमेंट मेरे बैंक अकाउंट में रिसीव हो गई थी, उसके बाद कस्टमर वहाँ से चले जाता है। बाप रे, बहुत जोर क्या है, बहुत जोर क्या है, बहुत जोर क्या है, निकलना मत। और अब मेरा काम यहाँ से शुरू होता है। मुझे इस पुरानी अर्टिगा को पूरी तरीके से चेंज करना था, पर सबसे पहले मैंने सोचा कि इस गाड़ी की एक टेस्ट ड्राइव मुझे कर लेनी चाहिए। पुरानी गाड़ियों में अक्सर इंजन में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है और इसमें अगर ऐसा कुछ निकला तो रिस्टोरेशन के टाइम पे मुझे वो सब भी ठीक करना पड़ेगा। तो मैं गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ, उसे स्टार्ट करता हूँ और स्टार्ट करते बराबर मुझे थोड़ी रैटलिंग की आवाज आती है। छोटी मोटी नॉइज समझ के मैं उसे इग्नोर कर देता हूँ और गाड़ी को स्टार्ट करके वहाँ से निकल पड़ता हूँ टेस्टिंग के लिए। पर सिर्फ 5 मिनट बाद चलाने के बाद मुझे पता चल जाता है कि इस गाड़ी में काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं। इस गाड़ी की स्पीडोमीटर वगैरह ठीक से काम नहीं कर रहे थे, एक्सेलरेटर और गियर में काफी ज्यादा दिक्कतें थी, क्लच भी मुझे थोड़ा बहुत जाम लग रहा था जिसकी वजह से गाड़ी के परफॉर्मेंस पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता था। और अब मुझे इसको रिस्टोर करने के साथ साथ इसके इंजन में भी थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। गाड़ी को पूरी तरीके से चेक करने के बाद मैं गाड़ी को पलटा लेता हूँ और वहाँ से सीधा निकल पड़ता हूँ फिर से वापस अपने गैरेज की तरफ। मैंने अच्छा वो काम शुरू करने से पहले इसकी टेस्ट ड्राइव ले ली थी, तभी गाड़ी का सारा चिट्टा बिट्टा बाहर आ गया था और मैं अब गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेके गैरेज में वापस आ गया था। सबसे पहले तो मैं गाड़ी को गैरेज के अंदर पार्क कर देता हूँ। अब इस गाड़ी के ऊपर काम करने की बारी थी। अब जो बबलू मैकेनिक से जो मैंने सीखा था वो सारा मैं इस गाड़ी के ऊपर अप्लाई करने वाला था। मैंने कई बार बबलू मैकेनिक के वर्कर को बॉडी किट लगाने के लिए ऐसे करते हुए देखा था, तो मैं भी वैसा करने लग जाता हूँ। नई बॉडी किट और बम्पर लगाने के लिए मैं इसके सारे पार्ट्स एक एक करके अलग करने लगता हूँ। ये तरीका भले ही अजीब था लेकिन काम जरूर करता है। फिर बारी थी गाड़ी के ऊपर के छोटे मोटे डेंट फिक्स करने की और ये वाली कला भी मैंने बबलू मैकेनिक से सीखी थी। मैंने 90% ज्यादा डेंट गाड़ी से रिमूव कर दिए थे। फिर गाड़ी के एक्सेलरेटर और ब्रेक जो जाम हो गए थे उनको मैंने पूरी तरीके से ठीक कर दिया और अब वो पूरे फ्री हो गए। फिर उसके बाद बारी थी इंजन को ठीक करने की। काफी ज्यादा इंजन में डैमेज होकर रखा था, तो मैंने अपनी तरीके से इंजन को जितना आता था मैंने इंजन को ठीक किया और अब हमारी गाड़ी तैयार थी नई पार्ट लगाने के लिए और पेंटिंग डेंटिंग के लिए। अब नए पार्ट्स मंगाने के लिए सबसे पहले जो कस्टमर ने जो मुझे 3 लाख रुपए एडवांस दिए थे वही पैसों से मैंने ऑनलाइन जाके काफी सारे पार्ट्स ऑर्डर कर दिए जो इस अर्टिगा के मॉडिफिकेशन और रिस्टोरेशन में यूज होने वाले थे। और सही बताओ तो मुझे जेन्युइन पार्ट्स काफी ज्यादा सस्ते प्राइस में मिल गए थे और लगभग 2,75,000 में हमारे सारे पार्ट्स ऑर्डर हो चुके थे। अब जब हमारे पार्ट्स ऑर्डर हो गए थे तो मैंने गाड़ी को पेंटिंग और डेंटिंग वर्कशॉप में मूव कर दिया था। अब मुझे प्रोफेशनली पेंट करना तो नहीं आता था, लेकिन बबलू मैकेनिक के साथ रह के मैंने बहुत कुछ सीख लिया था और मुझे पूरा भरोसा था कि मैं ये कर लूंगा। और उसके बाद फिर हमारी गाड़ी की रिपेंटिंग शुरू हो जाती है। अभी इसमें काफी ज्यादा टाइम और वक्त लगने वाला था और फिर लगभग 2 हफ्ते तक मैं इस पे जोरों शोरों से काम करता हूँ। अब फाइनली वो दिन आ गया था जिस दिन मुझे कस्टमर को गाड़ी डिलीवरी करनी थी। मैं कस्टमर को फोन लगाता और बोलता हूँ कि भाई आ जाओ, आपकी गाड़ी डिलीवरी के लिए रेडी है। अब कस्टमर अपनी गाड़ी को देखने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि मेरे फोन लगाने के सिर्फ 10 मिनट के बाद वो भागते भागते मेरी वर्कशॉप की तरफ पहुंच जाता है और फिर वो मुझे बोलता है कि बताओ भाई गाड़ी कैसी बनाई है, मुझे देखनी है गाड़ी। मैं उसे बोलता हूँ भाई सबर करो, मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ। फिर मैं भागते भागते गैरेज में जाता हूँ और अब रिवीलिंग का टाइम था अपनी नई नवेली अर्टिगा को, जिसको अपन ने पूरी तरीके से मॉडिफाई और रिस्टोर कर दिया था। मैं आराम से अर्टिगा को गैरेज से बाहर निकलता हूँ और वो लुक जो आ रहा था गाड़ी का काफी ज्यादा जबरदस्त था। ये देख के कस्टमर की आगे खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि मैंने जो उस गाड़ी का ट्रांसफॉर्मेशन किया था वो उसने बिल्कुल भी सोचा नहीं था। और फिर उसके बाद मैं उसकी गाड़ी को उसके सामने पार्क कर देता हूँ। अब मैं गाड़ी से सो जाता हूँ ताकि कस्टमर अपनी गाड़ी को आराम से देख सके और फिर मैं कस्टमर के पास जाके एक एक करके मैं गाड़ी के सारे फीचर बता देता हूँ जो मैंने मॉडिफाई करा है। सबसे पहले तो मैंने इसमें 2022 वाली ग्रिल फिट कर दी थी। उसके बाद मैंने नए नवेले स्पोर्ट्स के व्हील लगा दिए थे। इसके अंदर एक न्यू बॉडी किट लगा दी थी बम्पर के साथ, जिसके अंदर DRL भी था और ये बॉडी किट
किट हमारी गाड़ी को पूरी तरीके से 4 चांद लगा दी थी। कस्टमर इसे देख के बहुत खुश हुआ और अब वो टेस्ट ड्राइव लेने वाला था इस गाड़ी की। हम दोनों की दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और इसकी एक्सट्रीम टेस्ट ड्राइव शुरू होती है। और इसमें हमारे कस्टमर काफी ज्यादा खुश हो गए क्योंकि मैंने गाड़ी के अंदर भाई बहुत सारी ट्यूनिंग करी थी, जिसकी वजह से गाड़ी की परफॉर्मेंस और हैंडलिंग में भी नेक्स्ट लेवल अपग्रेड आ चुका था। एक कॉर्नर्स पे तो ऐसी मोल्टी थी कि पूछो मत। और भाई साहब ये बहुत ज्यादा स्टेबल भी लग रही थी हाईवे के ऊपर। अब कस्टमर इस गाड़ी को और भी स्पीड में भगाया जाता था, लेकिन ये रोड पे सिर्फ 60 की स्पीड पे जा सकते थे। तो हम दोनों गाड़ी को भगा कर पहुंच जाते हैं हाईवे स्ट्रिप पे। अब हम दोनों इसकी टॉप स्पीड टेस्ट करने के लिए तैयार थे। मैं थोड़ा नर्वस था और सोचने लगा कि कहीं ये टॉप स्पीड अचीव कर भी पाएंगी कि या फिर नहीं। चलो देखते हैं क्या होता है। अब कस्टमर थोड़ा शौकीन था तो नई नवेली गाड़ी के साथ बर्नआउट ही करने लगता है और वो गाड़ी को भाई लिटरली स्मोक में कवर कर देता है। भाई इतना सारे स्मोक के साथ वो गाड़ी को लॉन्च कर देता है और अब हमारी गाड़ी रफ्तार पकड़ना शुरू कर देती है। इस गाड़ी की स्पीड और एक्सेलरेशन मैंने काफी ज्यादा इंप्रूव कर दिया था और कस्टमर ये सब देख के काफी ज्यादा खुश था। स्पीड टेस्ट में गाड़ी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और गाड़ी ने फुल रफ्तार से, फुल एक्सेलरेशन से और पूरी अच्छी हैंडलिंग के साथ स्पीड टेस्ट को कंप्लीट कर लिया और गाड़ी की ब्रेकिंग भी मैंने नेक्स्ट लेवल कर दी थी। अब गाड़ी की पूरी तरीके से कंप्लीट टेस्टिंग करने के बाद कस्टमर मुझे बोलने लगता है, वाह भाई क्या ही गाड़ी रिस्टोर की है, लग ही नहीं रहा कि मेरी पुरानी अर्टिगा है। थैंक यू सो मच भाई, ये गाड़ी तुमने पूरा पैसा वसूल बनाई है। मैं उसे थैंक यू बोलता और वो मुझे बोलता है कि भाई वो मेरे वर्कशॉप को और भी लोगों को रिकमेंड करेगा। अब उसके बाद मुझे बाकी रिमेनिंग पेमेंट कर देता है जो कि 7 लाख रुपए थी और फिर फाइनली मेरे बैंक अकाउंट में 7 लाख रुपए इस अर्टिगा के आ गए थे। ये देख के मैं काफी ज्यादा खुश होता हूँ क्योंकि अगर मुझे सारा खर्चा पकड़ लिया जाए तो मुझे 5 लाख रुपए का खर्चा मॉडिफिकेशन पे लगा, लेकिन 5 लाख रुपए जो बचे हुए हैं वो मेरे जेब में जाएंगे। और इसी के साथ फिर आज का वीडियो दोस्तों अपन यही पे खत्म कर